ठीक है, तो सभी पहुंच गए वापस? ब्रेक हो गया सभी का? जी सर। सर एक प्रश्न पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल। ये अपना अलग है, वैसे विषय अलग है। मतलब आजकल जो हम ज्यादातर लोगों के पोस्ट पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि 8 भाव जागृत करो तो ये होता, 7 भाव जागृत करो। तो ये जागृत करना ग्रह को अपने हाथ में कैसे है और ये कैसे बोलते हैं ये लोग? भाव को जागृत करने की बात आ रही है ऐसा? हरिओम। हेलो। ये भाव जागृत, मैंने कहा भाव जागृत कैसे होता है, क्या ये संभव है कि भाव हाँ को हाँ, जागृत करना? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, जैसे मतलब जी जी। 8 भाव को जागृत करना या 5th हाउस को जागृत करना, तो वो हम्म, थोड़ा पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ। देखिए, अभी तक आगे कौन सा दिन आपको, कक्षा का कौन सा दिन है? कितने दिन हो गए कक्षा चलते हुए? 4th डे है सर। और अभी तक प्राय 4 से 5 विषय तो आपने पढ़ लिए होंगे अच्छे से, है ना? जैसे राशि है, नक्षत्र है, परिचय परिचय थोड़ा बहुत उनका, षडवर्ग की बात भी होगी आज, हाँ? तो वहाँ पे जब हम भावों की बात कर रहे थे कल, हाँ जी, तो जब भावों की बात आई तो उसमें एक और चीज आई थी, भावों के स्वामी। जी, मतलब भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी, तो उस राशि का स्वामी कोई ना कोई ग्रह होगा। जी। और जब ग्रह होगा तो ग्रह का कोई ना कोई प्रभाव तो रहेगा वहां पे, चाहे हो सकता है कि वो आपका त्रिकोण का स्वामी है तो आपके लिए शुभ फलदायी होगा, यदि वो छठे का, 8वें का या 12वें का स्वामी है तो आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। अब कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, कुछ भाव कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो न्यूट्रल भी हो जाते हैं। जैसे ग्रहों में न्यूट्रल कौन है, बता सकता है कोई? न्यूट्रल ग्रह कौन है जिसको नपुंसक भी बोलते हैं? बुध। बुध। बुध है। उसको न्यूट्रल क्यों कहा, तो भी विचार किया आपने? न्यूट्रल क्यों कहा उसको? जिसके साथ होता है उसी के जैसा स्वभाव बना लेता है। क्यों? क्यों कारण? वो तो जैसे हम जब ग्रहों को देखते हैं तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी हमें ग्रहों का अध्ययन करना होता है तो हम ग्रहों में क्या करते हैं, जैसा मानव स्वभाव रहता है वैसे उनको देखते हैं, है ना? वैसे उनको पहचानने का प्रयास करते हैं कि ये सूर्य है, ये थोड़ा उग्र है, तेज है, इसमें चंद्रमा है, सौम्य है, स्वभाव भी उसका थोड़ा चंचल रहता है। तो ऐसे व्यक्ति भी आपको बहुत सारे मिलेंगे समाज में। बुध के बारे में ऐसा क्यों है कि उसको न्यूट्रल कहा, जबकि ऐसा नहीं होता कि जिसके ये राशि का स्वामी बुध हो वो तो न्यूट्रल होता ही नहीं है। इसमें आप देखते हैं जैसे मिथुन लगन है, कन्या लगन है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो जातक होगा वो न्यूट्रल प्रवृत्ति का हो। बुध से और भी बहुत सारे छोटा है ग्रह, इसमें जब सैद्धांतिक आकार में छोटा है ना, सैद्धांतिक पक्ष को देखते हैं। हाँ, कोई बता रहे हैं क्या? हाँ, ग्रह छोटा होने के कुछ आवाज आ रही है। ग्रह छोटा होने नहीं, छोटा नहीं, छोटा होने के कारण नहीं, छोटा उसको इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि क्योंकि हर ग्रह का अपने आप में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। मतलब ब्रह्मांड हो आपका, चाहे पृथ्वी हो, उसके ऊपर एक यदि कोई व्यक्ति छोटा है अथवा कोई 6 फीट का है, कोई 3 फीट का है, तो 3 फीट वाला भी उतना ही एग्जिस्ट करता है, उसकी भी एक पहचान होती है, उसका भी उसका भाग्य कर्म इत्यादि सब जुड़ा होता है। छोटा होना उसका कारण नहीं है। जब आप सैद्धांतिक पक्ष को देखते हैं, उसके वैज्ञानिक पक्ष को देखते हैं, तो आप देखते हैं कि बुध का जो आधा भाग है वो ठंडा है, और बुध का जो आधा भाग है मतलब उसकी सतह जो है वो गर्म है
है। तो मतलब उसमें क्या है, दोनों तरह के स्वभाव है, गर्म स्वभाव भी है और ठंडा स्वभाव भी। इसके कारण उसको नपुंसक, नपुंसक कहने का अर्थ वहां पे अन्यथा नहीं, नपुंसक यानी न्यूट्रल है, वहां पे उनके दोनों तरह के गुण उसमें आपको विद्यमान दिखाई देंगे। इसलिए जब वो क्रूर ग्रह के साथ किसी पापी ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वो पापी हो जाता है, शुभ फल के साथ बैठ जाता है तो शुभ हो जाता है। अब इसका जागृत होने से क्या संबंध है ये मैं आपको बता, किसी भाव का स्वामी आपके कुंडली में शुभ है अथवा अशुभ है ये आपने निर्णय कर लिया, उसके बाद यदि शुभ है तो उसको जागृत करना है। अब कैसे करना है, मतलब ग्रह हमें कुछ देते हैं तो जी। कुछ दे रहे हैं ना, जब भी हम ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं तो मतलब ग्रह हमें क्या दे रहे हैं, तो ज्योतिष की परिभाषा में आपको स्पष्ट हो जाता है कि ग्रह जो है हमें शुभ और अशुभ फल के ये कारक हो जाते हैं। कारक मतलब कारण बनते हैं, कब बनते हैं, जब भी इनका संबंध आपके जीवन में दशा में, अंतरदशा में, कुंडली में कहीं भी होता है। तो इस तरह से उसको जब जागृत करने की बात है तो उस भाव को देखा जाता है, उसके स्वामी को देखा जाता है और उसकी स्थिति क्या है। अब उसको शुभता के लिए जागृत करना है तो उसके लिए आपको बल देना पड़ेगा। बल मैंने क्या, तो आगे आप ग्रह बल, भाव बल, राशि बल, ये 3 विषय पढ़ेंगे इसके बारे में, और किस प्रकार से उनका बल, जैसे सैद्धांतिक पक्ष से भी उसका आकलन कैसे किया जाता है, और ज्योतिष में भी जैसे जिस ग्रह की प्रकृति है, जिस तत्व से वह युक्त है, जैसे मानव शरीर में आप 3 तरह के गुण देखते हैं, सत्व रज तम, और 3 तरह की प्रकृति देखते हैं, कफ है, वात है, पित्त है। तो ग्रहों में भी ये सब होता है। तो हम ऐसा क्या कार्य करें, ऐसा कौन सा कर्म करें, ऐसा कौन सा उपाय करें जिसको करने से उस Recording in progress. अब आपके कुंडली वो उसको अशुभ भाव है और अशुभ भाव को आप बल दे रहे हैं तो वो अशुभ ही आपको फल दे, तो यहाँ पे एक नियम चलता है कि मतलब जो प्रकृति आपको दे रही है तो आप भी प्रकृति को, अथवा ग्रह क्या है, एक प्राकृतिक स्वरूप ही उसको मानते हैं अपना, ठीक है। तो ये जागृत करने के बाद मतलब वहां पे जो भाव विशेष से संबंधित और उससे हमें क्या इच्छित क्या है, मतलब हम किस फल की इच्छा कर रहे हैं उस दृष्टि में जागृत किया जाता है, अथवा उसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसमें एक ही कारण है, जिस भाव के विषय में आप जागृत इत्यादि को देखना चाहते हैं तो उसके भाव के स्वामी के विषय में आपको चिंतन करना पड़ता है। और कुछ जब आप ज्योतिषीय ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें ग्रहों की कुछ अवस्थाएं होती है, जैसे जागृत अवस्था होती है, सुषुप्त अवस्था होती है, तो इस तरह से कुछ अवस्थाएं भी वहां पे बोली गई। अब उनका निर्धारण कैसे करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं हम अंशों के आधार, जैसे कोई भी ग्रह है, अभी तक आपने जैसे गोमूत्रिका विधि से आप भाग कर रहे थे पिछली कक्षा में, और कल भी शायद आप किए थे, तो उसमें 4 चीजें आपने पढ़ी होंगी, राशि, अंश, कला और विकला। इतना क्लियर है राशि, अंश, कला, विकला क्या होता है जी? राशि, अंश, कला, विकला ये क्या है, कोई बता सकता है? ग्रह अमुक राशि में है, अमुक इतने अंश पे है, इतनी कला में है, इतनी विकला पे है, तो ये क्या हुआ, ये ग्रह के बारे में क्या बता रहे हैं, ग्रह की पोजीशन के बारे गणना में आता है ना, ग्रह की पोजीशन ही आएगी, पोजीशन, ग्रह की गति, व चक्र में ग्रह की गति। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, बताइए। व चक्र में ग्रह की गति बता रहे हैं। हाँ, मतलब व चक्र में जो ग्रह की वास्तविक स्थिति है उसको यहाँ पे बता रहे हैं कि ग्रह जो है इतने इस राशि में है और इतने अंश पे है और इतनी कला और इतनी विकला पे है, मतलब ग्रह की जो एक्जेक्ट पोजीशन है वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंश पे है तो उन अंशों के आधार पे आप बहुत सारे विचार करते हैं, है ना। जैसे लग्न का साधन, अभी आज विषय ही हमारा वही है, ग्रह स्थापन और षडवर्ग विचार। षडवर्ग के विषय में शायद अभी कक्षा में चर्चा भी हुई थी आपकी, और ग्रह स्पष्टीकरण के बारे में भी शायद आप थोड़ा बहुत जान चुके हैं। ग्रह स्पष्ट क्या होता है थोड़ा बता सकते हैं, ग्रह स्पष्टीकरण के बारे में?
अभी पूर्व कक्षा में चर्चा हुई थी ना आपकी ग्रह स्पष्ट के बारे में। ग्रह मार्गी है या वक्री है? हाँ जी, ग्रह स्पष्टीकरण में ग्रह मार्गी है या वक्री है? वो अलग विषय है। वो ग्रह स्पष्टीकरण का मतलब है कि आपके जन्म के समय एग्जैक्ट कितने अंश राशि अंश पे कला था। विकला पे है। ठीक है, जी। मान लीजिए आपके पंचांग में ग्रह स्पष्ट दिए हुए हैं, प्रातः 6 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए हैं, लेकिन जातक का जन्म हुआ सुबह 10 बजे, तो 6 से लेके 10 बजे के बीच में वो ग्रह कितना चला, कितने उसमें परिवर्तन हुए उसकी विकला में, उसके अंश में अथवा उसके कला में, तो उसकी जो 10 बजे की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो आपके ग्रह स्पष्टीकरण होगा। और उसी के आधार पे आप क्या करते हैं, लग्न को भी स्पष्ट करते हैं। और जैसे कल बात आई थी 12 भावों की, और 12 भावों में क्या करते हैं हम, राशि का स्थापन करते हैं, मतलब लग्न की पहचान करते हैं कौन सा लग्न होना चाहिए। तो वो आपका कैसे आता है, लग्न को स्पष्ट करके उसकी विधि होती है, तो एक विस्तार है उस विधि का। तो किसी भी अंक को जब हम उस चक्र में लिखते हैं, तो उसके आधार पे जैसे देखते हैं, हम एक कुंडली बनाते हैं। सबसे पहले कुंडली में क्या होता है, 12 आपको कुछ नहीं करते हैं, चक्र का निर्माण करते हैं, ये इसको कहते हैं कुंडली। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अभी क्या है, इस कुंडली में ना कोई ग्रह है ना ही कोई राशि है। ठीक है, तो अभी तक ये क्या है, आपको क्या दिख रहा है, इसमें कुछ भावों की कल्पना दिख रही है क्या? 12 भाव, 12, इसमें 12 बॉक्स आपको दिख रहे हैं, 12 भाव आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इसमें जो प्रथम भाव है वो ये है ऊपर। ठीक है, ये प्रथम भाव है आपका, यानी इसको क्या कहते हैं, प्रथम भाव को क्या क्या कहते हैं, भावों की संज्ञा भी आपने पढ़ चुके हैं। लग्न, लग्न और प्रथमेश, लग्नेश, और क्या कहते हैं, प्रथम भाव, लग्न, उदय किसको कहते हैं, हाँ उदय भाव भी इसको, उदय भी इसको कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक लग्न स्पष्ट करने की विधि है, मतलब आपने इष्टकाल बनाया, इष्टकाल से आपने बहुत सारे उसमें संस्कार करने पड़ते हैं आगे, और उस विधि से आप लग्न स्पष्ट कर लिए और आपके पास कुछ अंक आते हैं कि आपका लग्न क्या होना चाहिए। तो आपके पास कुछ इस तरह के अंक आते हैं, उदाहरण के लिए हम मान रहे हैं यहाँ पे 2, 10, 15, 20, यानी राशि, अंश, कला, और ये क्या है आपका लग्न है। अब ये आपने स्पष्ट कर लिया है। ठीक है, ये जो अंक आए हैं आपके, ये ऐसे नहीं आए हैं, इसको स्पष्ट करने की एक विधि होती है, उस विधि से आपने इसको स्पष्ट किया माना, और आपके पास अंक आया 2 राशि, 10 अंश, 15 कला और 20 विकल्प। मतलब आप अभी जब आपके उस जातक का जन्म हुआ, तो उस जन्म के समय में जो प्रथम भाव है, उस प्रथम भाव का जो मान है वो कितना है, 2 राशि। अब 2 राशि में आप देखिए 2 राशि पूरा है, मतलब 2 राशि यहाँ पे क्या हो चुका है, बीत चुका है। ठीक है, मिथुन लग्न, 2 राशि क्या है यहाँ पे, बीत चुका है। अग्रिम जो है अंश, तो अग्रिम राशि के भी 10 अंश यहाँ पे बीत चुके हैं जी। ठीक है, मतलब इस पोजीशन पे है ग्रह। उसके बाद 15 कला है, और उस अंश के बाद में जो तीसरी राशि शुरू हो चुकी है, उसके 10 अंश, 15 कला और 20 कला इतने पे एग्जैक्ट ग्रह है। ठीक है, ये इसका मान है। तो यहाँ पे हम कौन सा अंक लिखेंगे, अब इसके आधार पे हमें यहाँ पे अंक लिखना है, मतलब लग्न लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा यहाँ पे, लग्न 3 मिथुन लगन, 3 मिथुन लगन। ठीक है, अब ये कौन सा लग्न हुआ, इसको क्या बोलेंगे, मिथुन लगन, मिथुन हुआ। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, काल पुरुष में प्रथम भाव में कौन सी राशि रहती है, मेष, मेष राशि रहती है। तो पहला सूत्र तो आपको यहीं से नोट करना चाहिए कि यहाँ पे जैसे मिथुन लगन है, और यहाँ पे ये काल पुरुष, मतलब ये क्या है, ये आपके जो
वैधता नहीं है। मतलब काल पुरुष के लिए जो चिंतन कर चुके हैं वहां से जो विषय विचार करना है, और यहाँ पे मिथुन लग्न है तो पहला समय तो यहीं पे बन जाता है ना, फलित करने के लिए। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। अभी अभी आपको लग्न स्पष्ट हो गया यहाँ पे। तो आगे के अंक आप क्रम से लिख सकते हैं। कैसे लिखना है? प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तो द्वितीय में क्या आएगा? 4। ठीक है, तृतीय में क्या आएगा? 5। ठीक है, चौथे में क्या आएगा? 6। इसी क्रम से केंद्र, पणफर, आपोक्लिम, ये आपके चार्ट में जो स्लाइड कल भेजा हूँ उसके सेकंड स्लाइड में ये सब आपको मिलेगा विषय। ठीक है, ये केंद्र क्या होता है, मतलब बिल्कुल अंदर के जो भाव। ठीक है, और उसके बाद उसके केंद्र के साथ वाला जो होता है उसको कहते हैं पणफर। ठीक है, केंद्र, पणफर, और पणफर के साथ वाला जो होता है वो आपोक्लिम होता है। आपोक्लिम। अब इसमें देखें तो आप इसको 12 भागों को आप लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 1 4 7 10 भाग जो होते हैं केंद्र हो जाते हैं, 2 5 8 11 पणफर हो जाते हैं, और 3 6 9 12 आपोक्लिम बन जाते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जी। यस नो कुछ बोल दिया करें ताकि हम विषय को आगे लेके चलें। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ, क्लियर है, मतलब समझ आ गया। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये भागों की संज्ञाएं हैं। अभी देखिए केंद्र, पणफर, आपोक्लिम। अब इसमें आगे क्रम में हम 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे तो 12 राशि हो गई। इसके बाद क्या लिखेंगे? 12 के बाद हमें 13 नहीं करना है। क्यों? क्योंकि राशि की संख्या कितनी बताई है? 12 ही बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 1 राशि 2 राशि। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? 12 के बाद 1 क्यों लिख रहे हैं? तो वहां पे आपने इस तरह से चित्र देखा होगा वृत्ताकार में। वृत्ताकार में चित्र देखे थे जब भावों की बात आई थी, और भावों की एक कुंडली बनी थी और उसके साथ में एक वृत्ताकार चित्र बना हुआ था। स्लाइड देखे थे घर पे जी क्लास के बाद में? जी हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप इन 12 राशियों की जो कल्पना है वो खगोल में कुछ इस तरह से करते हैं। इस वृत्त के कितने भाग हो जाते हैं? 12 भाग हो जाते हैं। ठीक है, और ये 12 भाग जैसे 0 डिग्री यहाँ पे डिग्री के अकॉर्डिंग लें तो 0 डिग्री जहाँ पे शुरू होता है वहीं पे क्या हो जाता है अंत में आकर के 360 डिग्री हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है इसको। इसी के आधार पे यहाँ पे 12 के बाद आप 1 लिखते हैं। ठीक है, 13 नहीं लिखते हैं। ठीक, आगे चलें। जी। अब इसके बाद ये तो हुई लगन की बात। आपने लगन स्पष्ट कर लिया और कुंडली में लगन को आपने लिख दिया। अब इसके बाद अभी देखिए, अभी तक हम पहले भावों को लिखे थे। सबसे पहले क्या है आपके पास? भाव। उसके बाद ये बीच में जो अंक हैं, इन अंक को क्या बोलेंगे? इन अंक को आप कहेंगे राशि। क्या कहेंगे? राशि। ठीक है, मतलब आपके किस भाव में कौन सी राशि है। तो जैसे मैंने लगन में है आपकी मिथुन राशि, द्वितीय में है आपकी कर्क राशि, तृतीय में है आपके सिंह राशि, चतुर्थ भाव में है कन्या राशि। तो इस प्रकार से आपको अब भाव के साथ किसका संबंध हो गया? भाव के साथ किसका संबंध हो गया? राशि का। हाँ, अब इसके बाद किसका संबंध होने वाला है? किसका संबंध? क्या करेंगे हम अब? ग्रहों का स्थापन करें। अब कैसे करें? आपको कैसे पता चलेगा कि हम किस भाव में किस ग्रह को रखें? तो जो ग्रह स्पष्टीकरण की बात आ रही थी ना, ये ग्रह को आप स्पष्ट करते हैं कि कितने राशि है, कितने अंश है, कितने कला है, कितने विकला है, तो उसके आधार पे तो उसके लिए इस तरह से मान निकाले जाते हैं, है ना। तो मान लीजिए जैसे सूर्य है, सूर्य आपका 10 राशि 11 अंश
20 कला, 25 विकला। ठीक है, ये साइन होते हैं अंश का, ये अंश का, डिग्री, ये कला का, और ये विकला। ठीक है, ये इनके साइन होते हैं जो। अब कुंभ पूरे जो हुआ आपका 10 राशि, 11 अंश 20 कला और 25 विकला पे है। और चंद्रमा जो है 3, 10, 15, 20। ठीक है, इसी तरह मंगल को भी आपने स्पष्ट किया। अभी सिर्फ उदाहरण से हम इसको समझ रहे हैं। ठीक है, और मंगल जो है आपका 4, 12, 22, 25। बुध 9, 10, 22, 30। और एक इसमें एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो अंश होंगे आपके वो 30 से अधिक, मतलब 29 से अधिक आप नहीं लिख सकते। आप क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे 30 अंश लिखते हैं तो क्या हो जाता है, एक राशि का मान बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक राशि में ये पढ़ चुके हैं क्या आप 30 अंश? ये तो मान पढ़ लिए होंगे ना। एक राशि में कितने अंश होते हैं, एक अंश में कितनी कला होती है, और एक तो कला में कितनी विकला होती है। ये तो क्लियर होगा आपको? क्लियर है? यस जी। ठीक है, तो उसको सूर्य एक बार यहाँ पे, बताइए ना, सूर्य। हाँ जी, सूर्य एक बार बताइए, सूर्य क्या बताया? हाँ, देखिए एक राशि में 30 अंश होते हैं। ठीक है, एक अंश में एक अंश बराबर है 60 कला। ठीक है, एक कला बराबर है 60 विकला। ठीक है, अभी तक सिर्फ यहाँ पे आगे फिर प्रतिविकला, प्रतिविकला और सूक्ष्म मान चलते हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 स्थान तक ही इसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ तक ही आपको जानना है, राशि, अंश, कला, विकला। एक राशि में 30 अंश, मतलब 30 अंश की एक राशि हो जाती है। मतलब ये जो भाग है 0 डिग्री से 20 डिग्री, तो ये क्या हुआ, ये पहली राशि का मान हुआ, मतलब इसका मेष, उसको मेष राशि का मान माने। दूसरा 30 से 60 इसका हुआ दूसरी राशि का, 60 से 90 तीसरी राशि का, 90 से 120 चौथी राशि का। इस तरह से क्रम से पूरा करते हुए 12 राशियों के मान आपके, मतलब जैसे ही आप क्या करते हैं, 12 राशि है, 12 राशियां हैं आपकी, एक राशि का मान 30 डिग्री है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 360 360 हो जाए। और यही क्या है, यही आपका भाव चक्र है। ठीक है, यही क्या है, आपका भाव चक्र है। अब इसमें एक और चीज नक्षत्र के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। तो जैसे 12 राशियां हैं, तो वैसे ही आपके कितने नक्षत्र होते हैं, 27 होते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र होते हैं। यहाँ पे एक राशि का मान 30 डिग्री है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र हैं, तो मतलब एक नक्षत्र का मान कितना होता है, 13 अंश 20 कला, 13 अंश 20 कला। अब आप 27 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 540, और 27 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे, तीन सौ इक्यावन 351। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखिए ये 540 क्या है, कला है। अभी क्या पढ़ा आपने, एक अंश में कितनी कला होती है, एक अंश में कितनी कला होती है, 60 होती है। एक अंश में कितनी कला, 60। अब 60 में इसका भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 540 में 60 का भाग देंगे तो कितना होगा, ये तो आपका लब्धि हुआ, और शेष कितना हुआ, 0। तो यहाँ पे 0, और ये जो 9 है ये क्या बन गए यहाँ पे, अंश,
ये अंश हो गए। अब ये भी अंश है, ये भी अंश है, इसको इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 360। ठीक है, कितना हो गया ये 360। 360। मतलब यदि आप 12 गुना 30 करेंगे तब भी 360 है, और 27 गुना 13 अंश 20 कला करेंगे तब भी 360 होगा, क्योंकि एक नक्षत्र का मान जो है 13 अंश 20 कला होता है, और नक्षत्रों की संख्या कितनी है 27 है। तो उसका तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, और चक्र कहते हैं, यानी नक्षत्र चक्र अथवा राशि चक्र। और ये भी उसी की परिकल्पना पे आपकी कुंडली का जो स्वरूप है वो तैयार होता है, तो डिजाइन कर बहुत तरीकों से इसको बनाने का भी विधान है, तो वो एक अलग विषय है। ठीक है, कंसेप्ट आपके सामने। इसके बाद एक जब ग्रहों के स्थापन की बात आई है, तो यहाँ पे देखिए सूर्य कितने राशि अंश कला विकला पे है, राशि अंश कला और विकला कितने, सूर्य कितने राशि अंश पे है, कौन सी राशि में है, पहले तो आपको ये देखना सूर्य कौन सी राशि में दिख रहा है आपको, 10, मतलब 10 राशि बीत चुका है, और 11वीं राशि के 11 अंश। हाँ जी, मकर में है, वो भाव में कुंभ में आ जाएगा, कुंभ में आ जाए, हाँ मकर में नहीं, कुंभ में ही है। हाँ देखिए, अभी सूर्य जो है यहाँ पे स्थिति देखें तो ये कुंभ राशि को दर्शा, मतलब कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, उसको आपको अभी नहीं देखना है, आपको मतलब ग्रह जिस राशि में मिल रहा है उसी राशि में आपको रखना है। अब देखो इसमें एक चीज आपको क्लियर हो रही होगी, भाव जो राशि का आधार क्या है वहां पे भाव हुआ, मतलब आपने भाव के आधार पे राशि को रखा, मतलब लग्न को जब आपने साधन की तो लग्न क्या है, लग्न की एक राशि आपको प्राप्त, और उस राशि को आपने एक आधार माना लग्न, लग्न से आपने उसकी शुरुआत की तो उसको आधार माना और वहां पे उस लग्न राशि को वहां पे रखा। अब ग्रहों को जब स्थापन करना है, ग्रहों की स्थापना की बात आ रही है, तो आप भाव को आधार नहीं मान रहे, किसको आधार मान रहे हैं, राशि को, मतलब किस राशि में ग्रह है उसके आधार पे आप उसको स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सूर्य को लिख देंगे। अब सूर्य कौन से भाव में है और कौन सी राशि में है बताइए, नहीं रहा है। जी अंक स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं बोर्ड पर। अच्छा, 9वें घर में आया है सूर्य। अंक जैसे सूर्य जो है वो आपका 10, 11, 20 और 25 ये अंक है सूर्य। अभी दिख रहा है, हाँ अभी स्पष्ट है, जी हाँ दिख रहा है गुरु। हाँ, तो अभी सूर्य कौन सी राशि में है और कौन से भाव में है, कुंभ राशि में नवम भाव है। हाँ जी, नवम भाव कुंभ राशि। हाँ नवम भाव कुंभ राशि। अब देखिए अभी भाव का संबंध हुआ, राशि का संबंध हुआ, और इन दोनों में आप जैसे नवम भाव की बात कर रहे हैं तो नवम भाव कुंभ राशि, और ग्रह कौन सा है, सूर्य है ना। वो तो जैसे ही स्पष्ट आप करेंगे वो कोई भी ग्रह वहां पे जा सकता है, 2 ग्रह भी आपका एक राशि में हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पे तीसरा संबंध किसके साथ बन गया, ग्रह का। ठीक है, और ये तीनों के आधार पे ही आप आगे फलित की ओर चलते हैं, मतलब जैसे ही आपके पास भाव प्राप्त हुआ, राशि प्राप्त हुई और ग्रह प्राप्त, उसके आधार पे आप फल करने के लिए थोड़ा सा सक्षम हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको बेस मिलता है फलित करने के लिए। ठीक है, अब तीनों में क्या होता है, कुंभ तो समझ में आ गया, लेकिन नवम भाव कैसे हुआ इसका? देखिए नवम भाव मैंने फिक्स है, वो थोड़ा पिछले कक्षा में आप विचार कीजिए जब भावों की बात आ रही है, लग्न को ही आपको, लग्न आपका फिक्स है, उसमें राशि चलती है। ठीक है ना, राशि परिवर्तन होता रहेगा, मतलब आपका जो पूर्व क्षितिज है, पूर्व क्षितिज में कोई भी राशि किसी भी समय घूम सकती है।
है। जब वो जन्म का समय होगा, उस जन्म समय के आधार पे वहां पे कोई भी राशि हो सकती है, ठीक है ना। पूर्व क्षितिज में जब यही देखते हैं ना कि पूर्व क्षितिज में कौन सी राशि थी जब जन्म हुआ, तो जन्म रात्रि में भी हो सकता है, दिन में। अभी आप देखेंगे पूर्व क्षितिज में तो आपके सूर्य की जो 7वीं राशि है वो आपको दिखेगी। सुबह देखेंगे तो सूर्य किस राशि में होगा, वो राशि आपको पूर्व में दिखेगी। तो ये तो घूम रही है, राशि घूम रही है। भाव क्या है, भाव फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे 3 की जगह 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 1 से 12 तक कोई भी राशि आ सकती है, ठीक है। ये लगन स्पष्ट करना पड़ता है इसके लिए आपको लगन स्पष्ट करना पड़ता है। गुरुजी आप ये बताएंगे कि ये एक्चुअली ये मुझे समझ में नहीं आया, ये 10, 11, 20, 25 आपने सूर्य की स्थिति बताई, तो 10 मेरे हिसाब से तो ये मकर राशि है, तो ये कुंभ में कैसे आई? देखिए ये मुझे यहाँ पे जो अंक लिखने का क्रम है, जैसे आप ये लिख रहे हैं कि 10 0 0 0 है, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सूर्य जो है 10 राशि पर है, मतलब सूर्य का जो मान है वो 10 राशि एग्जैक्ट वो पूरा हो चुका है। जैसे आप देखते हैं जब रात्रि दोपहर में अथवा रात्रि में जब आप 12 बजे का समय देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी 12 का अंक आता है रात्रि में, जब 12 बजे का समय आप देखते हैं नहीं आता है। उसके बाद 13 का अंक भी आपको दिखाई नहीं देता है, उसमें भी 1 2 इत्यादि, और दोपहर में देखते हैं तो आपको 12 का अंक आपको देखने में आता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 10 है, अब यहाँ पे राशि 10 राशि के एग्जैक्ट वो ग्रह का मान पूरा हो चुका, ठीक है। अब इसके बाद यदि यहाँ पे देखिए ये छोटी सी एक इकाई है, इसकी भाग है, आंसर 0 है, अभी भी आंसर बिल्कुल भी नहीं हुआ। कला और यहाँ पे 1 हो जाता है, मतलब 1 बिगड़ा यदि चला जाता है तब भी वो अगली राशि में माना जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, तभी वो अगली राशि में, मतलब वो 10 राशि को क्रॉस कर चुका। कितना कर चुका? तो 1 कला, सिर्फ 1 कला, और 1 कला मात्र क्रॉस करने से ही वो अग्रिम राशि में चला गया। ठीक है, इस तरह से मतलब ये जैसे सेकंड, मिनट और घंटे की बात आती है ना, उसी तरह ये, ठीक है, तो क्लियर। हाँ, तो ये अंक जो है ये आपको गणितीय पद्धति से आपको स्पष्ट करने पड़ते हैं, और आपके पंचांग में ये भी रहते हैं ग्रह स्पष्ट, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जैसे कुंभ राशि में चला गया। अब जल्दी से बताइए कि चंद्रमा आपकी कौन सी राशि में जाएंगे और कौन से भाव में जाएंगे? कर्क राशि में जाएंगे। चंद्रमा का मान है 3 10 15 20, ये चंद्रमा है। कर्क राशि में, कर्क राशि कौन सी राशि में जाएंगे? द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव में चला जाएंगे, है ना, द्वितीय भाव में। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब मंगल 4 12 22 25, 4 12 22 25 कहाँ जाएंगे? सिंह राशि। सिंह राशि में, तो भाव कौन सा हुआ? तृतीय भाव। तृतीय भाव, ये मंगल हो गए। अब बुध को देखिए, ये मकर राशि, मकर राशि, मकर राशि में है। मकर राशि कहाँ है? ये भाव कौन सा है? कौन सा भाव? 8वां। ठीक है, क्लियर। मतलब ये इस तरह से आपको ग्रह का स्थापन करना है, ये आपको क्लियर हो चुका है, मान लें। सभी को क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक किसी भी तरह का नहीं हुए? ठीक है गुरुजी, लग्न कैसे वो आ रहा है वो समझ में नहीं है। हाँ, देखिए लग्न साधन करने की एक बहुत विस्तार विधि हम लेते हैं, और लेते क्या वो तो होता ही है उसको लग्न को साधन करने की। इसके लिए आपको इष्टकाल से आपको स्पष्ट सूर्य चाहिए होता है। स्पष्ट सूर्य मैंने आपके जो जन्म के समय में सूर्य को आपने जो स्पष्ट किया होगा, है ना, उसकी भी एक विधि होती है। तो ये आपके सूत्रों के आधार पे आपका चलता है, एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें फाइनेंस भी आपको लेना पड़ता है, और
उसमें कुछ राशि के उदयमान होते हैं, उससे आप गणितीय प्रक्रिया उसमें करते हैं। इसको यदि आप विस्तार से कभी देखना चाहते हैं तो ताजिक नीलकंठी एक ग्रंथ है, वर्षफल का ज्योतिष का ही ग्रंथ है, ताजिक नीलकंठी, उसमें लगन साधन दिया रहता है। उसका श्लोक आपको मिलेगा वहाँ पे, तत्काल सायनार्कस्य भुक्त भोग्याम संगुणात्। तो उसके 2-3 तरह की विधियां हैं, अथवा बिल्कुल सरल विधि से आप इसको देखना चाहते हैं तो भारतीय ज्योतिष नेमिचंद्र शास्त्री की एक पुस्तक है, उसमें भी आप देख सकते हैं, है ना। सरल हिंदी में यदि आप इसको देखना चाहते हैं तो भारतीय ज्योतिष पुस्तक में आप उसको देख सकते हैं, उस विधि को देख सकते हैं, उसकी क्या भारतीय ज्योतिष के ऑथर कौन है? हाँ जी, भारतीय ज्योतिष के ऑथर कौन है? नेमिचंद्र शास्त्री, नेमिचंद्र शास्त्री। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो ग्रह स्थापन, तो मुझे लग रहा है कि एक विषय आपका यहाँ तक कंप्लीट है, ग्रह स्थापन। भारतीय कुंडली विज्ञान में भी है ना सर? भारतीय जी, कुंडली विज्ञान में भी है। भारतीय कुंडली में वहां भी मिल जाए। ठीक है, तो इसको क्लियर कर दें, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और ग्रुप में डाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका पीपीटी नहीं बना है, थोड़ी सुविधा हो जाएगी आपके पास। गुरु जी, इसका फोटो खींच के अगर आप डाल देंगे तो क्लियर आ जाएगा, स्क्रीनशॉट में क्लियर दिख नहीं रहा है। या हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। अच्छा, मैं फोटो से इसको थोड़ा प्रयास करता हूँ लेने का। ठीक है, फोटो मैं इसका बाद में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ले चुका हूँ फोटो इसका। ठीक है, तो हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अब हम षडवर्ग की बात करेंगे। षडवर्ग के बारे में शायद अभी चर्चा हो भी चुकी है, थोड़ा बता सकते हैं आप षडवर्ग के विषय में? षड मैंने क्या होता है? वर्ग मैंने, वर्ग मैंने दो वर्ग को कुंडली, कुंडली को भी वर्ग कहते हैं। ठीक है, कुंडली को भी वर्ग कहते हैं। अब इसमें बोलने का मतलब क्या है? षडवर्ग हुआ, 10 वर्ग हुआ, 16 वर्ग हुआ, तो इस तरह से 6 कुंडली आपकी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, और सभी कुंडली का मतलब षडवर्ग हो, सप्तवर्ग हो, 10 वर्ग हो अथवा 16 वर्ग हो, सभी का जो आधार रहता है वो होता है आपका लग्न। ठीक है, मतलब आपका जो मूल लग्न, जन्म कुंडली का जो लग्न होगा, उसी लग्न के आधार पे आपके अग्रिम जो वर्ग होंगे, जैसे गृह है, होरा है, दृष्टान है, नवमांश है, उन कुंडलियों के लग्न उसी आपके मूल लग्न के जो जन्म लग्न है उसी के ऊपर आधारित। ठीक है, उसको कैसे करेंगे उसको भी अभी देखेंगे। अब इसमें षडवर्ग में 6 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 वर्ग की बात कर रहे हैं, तो 6 चीजें क्या हो सकती है? सबसे पहले बोल रहा है लग्न, दूसरे में होरा, तीसरे में दृष्टान, चौथे में नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश। ठीक है, अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे लग्न की बात करें तो लग्न को आप चर्चा हो चुकी कि लग्न क्या होता है, जन्म लग्न कैसे आप निर्धारण करते हैं, लग्न कुंडली कैसे बनाते हैं, तो ये उसी की बात। मतलब सबसे मूल जो है, सबसे पहले आपका क्या बनेगा? आपके जन्म कुंडली बनेगी। ठीक है, उसके बाद इसको क्या बोलेंगे? इसको लग्न,
या इसको गृह भी कहते हैं, है ना। गृह गृह होरा दृष्टान नमाज बादशाह त्रिशांश इस तरह की चीजें भी आती है। होरा होरा मतलब यहाँ पे इसको ले सकते हैं कि राशि जो आपकी लग्न में जो राशि है, ठीक है, लग्न में राशि है उसका दूसरा भाग क्या, तो मतलब लग्न बटे 2। अब लग्न बटे 2 लिखना यहाँ पे सम्यक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है कि राशि का ही इसको क्या कहते हैं, राशि का दूसरा भाग ही एक होरा होती है। इसके लिए एक परिभाषा भी आती है, राशि ही अर्धम होरा, मतलब राशि का आधा भाग क्या होता है, होरा होती है। अब राशि का कितना होता है, राशि कितनी होती है, राशि का मान क्या होता है, हाँ? राशि का मान कितना है, 30 तो 30/2 करेंगे कितना होगा, 15 होगा, मतलब 15 अंश की क्या हो जाएगी, वहाँ पे आधे भाग की बात कर रहे हैं। और किसी वस्तु को जब हम आधा भाग करते हैं तो उसके 2 ही हिस्से होते हैं, 3 नहीं होते, ठीक है। अब इसमें 15 अंश का जो क्रम है इनको देखिए, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये 15 अंश जो है 1 से 15 तक, और ये दूसरे वाले जो है 15 से 30 तक, ऐसे ही होना चाहिए। डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी का माइक चालू है। तो यहाँ पे जो 15 अंश को हमने देखा कि इसके 2 भाग हुए, तो इसका प्रथम भाग यानी प्रथम होरा जो होगी वो 1 से 15 अंश होगी, ठीक है, और दूसरी होरा जो होगी वो 16 से 30 अंश होगी। हाँ, अभी जैसे हम लग्न की बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमें होरा कुंडली बनानी है, तो उसका आधार क्या होगा, हाँ? तो अभी लग्न क्या था हमारा, मिथुन लग्न आया था ना, उसमें 2 राशि के पास है स्क्रीनशॉट, कितना मान था उसका, लगन 2, 10, 15, 20 है ना, 2, 10, 15। अब ये आपका लग्न है, अब लग्न से आपको होरा लग्न निकालना है, मतलब होरा कुंडली आपको बनानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, पहले होरा क्या है, दीपावली व्यास जी अपना म्यूट कर दीजिए माइक प्लीज, दीपावली व्यास। किसका है ये, तो अभी म्यूट किए थे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 2 भाग इसके आपके राशि के देख रहे हैं, ठीक है, 1 से 15 अंश और 16 से 30 अंश, मतलब 2 भाग हुए। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब आप राशि की बात करेंगे तो सूर्य इंदु विश्व राशो समय तद विपरीत। सूर्य इंदु मतलब एक होरा सूर्य की होती है और एक चंद्रमा की होती है, लेकिन कब सूर्य की होगी कब चंद्रमा की होगी ये आपको ध्यान रखना। इस तरह से होरा कुंडली बनेगी, ठीक है। मतलब ये क्या है, आपकी राशि का आधा भाग है। तो आपने एक भाव में राशि को देखा, मतलब लग्न में, और उसका भी आपने क्या किया, आधा। देखिए इसको षड्वर्ग का प्रयोजन क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। आप लग्न कुंडली बनाते हैं तो लग्न कुंडली से आप क्या क्या विचार करते हैं, पहले तो ये तो बताइए। लग्न कुंडली से आप क्या क्या विचार कर सकते हैं। आपके पास लग्न कुंडली है, हाँ? तो लग्न कुंडली से क्या क्या विचार कर सकते हैं आप, कि जीवन का पूरा ही विचार कर सकते हैं, मतलब जातक के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी विषय हैं उनको आप विचार कर सकते हैं। अब इन षड्वर्ग है, सप्तवर्ग है, 10 वर्ग है अथवा षोडश वर्ग है, इनको करने का प्रयोजन ये है कि आप उस जातक की किसी एक विषय को लेकर के सूक्ष्मता से जब अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो आप उस कुंडली का निर्माण करते हैं, जिससे उस विषय का विचार किया जाता है। अब होरा है, दृष्टान है, त्रिशांश है, नवमांश है, तो सबका अलग अलग प्रयोजन है।
होरा से आप क्या क्या विचार करेंगे, है नवमांश से आप क्या विचार करेंगे, सप्तमांश से क्या विचार करेंगे, दृष्टांत से क्या विचार करेंगे, इनके अलग अलग विषय हैं। तो उनको भी बताएंगे अभी इसके बाद। तो पहले हम जब होरा दो होरा में आपको एक राशि को विभक्त कर देते हैं। प्रथम होरा होरा यदि समराशि हो, है समराशि में प्रथम होरा जो होगी वो चंद्र की होगी, और समराशि में द्वितीय होरा जो होगी वो सूर्य की होगी। ये एक मत इन्होंने बताया। और दूसरा मत क्या है, विषम राशि में प्रथम होरा किसकी होगी, सूर्य की होगी, और विषम राशि में द्वितीय होरा चंद्रमा की होगी। ये दूसरा यहाँ पे नियम बताया। ठीक है, अब ये सम और विषम का आप निर्धारण कैसे करें बताइए, सम और विषम राशि का निर्धारण कैसे करें। यहाँ पे आप लग्न को देखते हैं, सम है या विषम है। ये राशि जो है इस राशि का लग्न है विषम है। विषम सम वाले कितने लोग हैं, सम वाले विषम में विषम होगा ना, 3 आएगा ना। हाँ, मतलब आपका जो लग्न है वो क्या आ रहा था, मिथुन लग्न आ रहा था। हाँ जी, मतलब जो विषम विषम संख्या का जो राशि है वो तो विषम में रहेगा, है ना। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, सम संख्या वाली जो राशियां हैं वो सम राशियां हैं। ठीक है, तो बोला कि विषम राशि में प्रथम होरा, अब उसको थोड़ा ध्यान देना है। सम राशि में प्रथम होरा चंद्रमा की, सम राशि में द्वितीय होरा सूर्य की। ठीक है, अब चंद्रमा की ही प्रथम होरा क्यों हो रही है, सम राशि में प्रथम होरा चंद्र की ही क्यों, सूर्य की भी तो हो सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सूर्य और चंद्रमा कौन कौन सी राशि के स्वामी हैं, कर्क और सिंह। कर्क और सिंह। यहाँ पे कर्क यानी सम राशि है, तो इसका स्वामी कौन है, चंद्रमा। और सूर्य विषम राशि है, तो इसका स्वामी कौन है, सूर्य है। तो कारण क्या है, मतलब सम राशि में यदि प्रथम होरा होगी तो वह होरा की चंद्र की ही होगी, क्योंकि चंद्र जो है सम राशि का क्या है, स्वामी। ठीक है, विषम राशि में प्रथम होरा यदि होगी वह सूर्य की ही होगी, क्योंकि सूर्य जो है विषम राशि का स्वामी। ठीक, बाकी ग्रह आप देखते हैं सभी दो राशियों के स्वामी हैं, इसको छोड़ के सूर्य और चंद्र को छोड़, सूर्य चंद्र ही मात्र दोनों एक एक राशि के स्वामी। ठीक है, अब कैसे निर्धारण करना है आपको, ये तो आपकी कुंडली का, अब जो होरा का लग्न होता है ना, होरा जो कुंडली बनती है आपकी, होरा कुंडली, होरा कुंडली में जो ऊपर वाला भाग होता है वही आपका लग्न होता है ना। तो आप लग्न का निर्धारण करोगे तो आपको उसी के आधार पे, मतलब ऊपर ही आपको वो लग्न लिखना होता है। 2 ही लग्न होते हैं, एक होता है कर्क, एक होता है सिंह लग्न। ठीक, मतलब 2 ही होराएं होती हैं, कर्क की और सिंह की। उसके बाद अब इसमें देखिए मिथुन राशि है, विषम राशि है, तो विषम राशि में अब अंश देखिए, अंश ये कितने अंश हैं, 10 से 15 अंश, मतलब 10 अंश 15 कला। अब विषम राशि है, विषम राशि में पहली होरा जो होगी वो कहाँ से होगी, 1 से 15 तक, और दूसरी होरा होगी 16 से 30 तक। हाँ, सब में भी ऐसा होगा। तो यहाँ पे विषम राशि में पहली होरा किसकी होगी, सूर्य की, और दूसरी होगी चंद्रमा की। और सम राशि में 1 से 15 अंश तक कोई ग्रह है तो चंद्रमा की पहली होरा, और 16 से 30 तक है तो सूर्य की पहली, सूर्य की पहली होरा। ये क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक जी। नेटवर्क इशू की वजह से क्लास से बाहर हो गई थी, एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, आप
वरुणा बोल रही हूँ सर। जब आप ये आपने बताते थे 15-15 अंश का, ये 30 को डिवाइड किया था आपने, देखिए यहाँ से 15-15 अंश की दो होराएं आपको प्राप्त हो गई और उसमें एक नियम बता दिए कि सूर्येन्दु विश्वे रासु समय तद विपरीतिकम, मतलब सूर्य समराशि में प्रथम होरा चंद्रमा की होगी और दूसरी, ये प्रथम होरा है और ये दूसरी होरा है, मतलब अंशों के आधार पर। और विषम राशि में पहली होरा सूर्य की होगी और दूसरी होरा चंद्रमा की। ठीक है, अब इसमें देखिए 10 अंश है, 15 कला है और विषम राशि, मतलब प्रथम होरा, इसका प्रथम विषम राशि में कौन सी होरा में मिल रहे हैं 10 अंश, पहली में या दूसरी में? ये विषम राशि लग्न। हाँ, अब इसमें 10 अंश और 15 कला है, तो कौन सी विषम राशि में देखिए यहाँ पे कौन सी होरा होगी, पहली या दूसरी? पहले हाँ, पहली होगी, क्योंकि ये 10 अंश जो है 15 और 1 के बीच में आ रहे हैं और पहली होरा किसकी होगी? सूर्य की सर। सूर्य की होगी, है ना, और सूर्य की होगी तो कौन सा अंक लिखा जाएगा लगन में? 5 लिखा जाएगा। और हमारे पास दूसरा एक ही बचता है 4, उसको यहाँ पे लिखो। अब जैसे पूर्व में आपने ग्रहों को भी मान लिखे थे, सूर्य चंद्र मंगल, अब उसके आधार पे आप ग्रहों को भी देख सकते हैं कि किसकी होरा में जा रहा है। ये आपके लिए गृह कार्य है। ठीक है, कल जैसे ये जो लग्न है और जो आपने लगन बना लिया, अब इसके आधार पे आप, इस नियम के आधार पे आप ग्रहों को भी स्थापन यहाँ पे करना है, उसका प्रयास कीजिएगा, नहीं इसमें स्पष्ट होता है तो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको फोटो में आपको ये देता हूँ। अब इसमें एक और विषय आता है दृष्काण। दृष्काण कभी सुना है? दृष्काण कुंडली क्या विचार करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या होता है दृष्काण, कभी सुना है आपने दृष्काण के विषय में? नहीं सर, नहीं सुना। ठीक है, अभी हम राशि के कितने भाग कर रहे हैं इसे? अभी हम राशि के कितने भाग कर रहे थे? एक राशि के दो कर रहे थे, मतलब होरा में 2 भाग, तो दृष्काण में कितने कर रहे हैं? 3 भाग करेंगे। तो राशि तृतीयो भाग क्या होता है? दृष्काण। राशि तृतीय भाग दृष्काण, राशि का तृतीय भाग क्या होता है? दृष्काण होता है। ठीक है, अब इसमें 30 बटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि तीसरा हिस्सा होता है राशि का दृष्काण, तो कितना अंश आएगा? 10 आएगा, मतलब 1 अंश से 10 अंश प्रथम दृष्काण, 11 अंश से 20 अंश द्वितीय दृष्काण और 21 अंश से 30 अंश तक तृतीय दृष्ट। कितने दृष्टान हो गए यहाँ पे? 3 हो गए। ठीक, अब देखिए, अब दृष्टान कुंडली आपकी इस तरह से बनेगी, जिसमें ग्रहों का स्थापन भी होगा, लग्न का साधन भी होगा। अब राशि का आपने तीसरा भाग किया और जो लग्न है, आपने ईश्वर का लग्न कैसे निर्धारण करना है? उसी लग्न के आधार पे कितना लग्न का मान था, वो लग्न का मान कितना था? 2, 10, 15, 20। 2, 10, 15, 20। 15, 20। हाँ, ये तो लग्न का मान है। अब इसमें एक और नियम चलता है, यहाँ तक तो स्पष्ट हुआ किस तरह से 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 हुआ, इतना स्पष्ट है। हाँ। अब बोल रहे हैं कि एक नियम इसमें चलता है, एक पंक्ति है उसमें, दृष्टान प्रथम पंच नवपा
प्रथम पंच नवपामा, नवपा नाम मतलब प्रथम यानी 1, 5 और 9। ये वहां पे एक सूत्र दे दिया जा रहा है कि प्रथम दृष्टांत जो होता है वो एक मतलब उसी राशि का होता है, ठीक है। द्वितीय दृष्टांत में जब कोई भी ग्रह होगा अथवा लग्न होगा तो वो उस राशि से मतलब जो राशि है, जैसे यहाँ पे मिथुन राशि है तो मिथुन राशि से 5वां होगा यदि द्वितीय दृष्टांत में वो ग्रह है। तो यदि तृतीय दृष्टांत है उस राशि से 9वीं राशि का दृष्टांत, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यदि प्रथम दृष्टांत में आपको ग्रह की अथवा लग्न की स्थिति मिल रही है तो उसी राशि का, द्वितीय दृष्टांत में यदि वो स्थिति मिल रही है तो उससे 5वीं राशि का, और तृतीय दृष्टांत में यदि स्थिति मिल रही है तो उससे 9वीं राशि जो होती है वो उस राशि के दृष्टांत में कोई भी ग्रह होता है, ठीक है। क्लियर? अब इसमें देखिए यहाँ जो राशि है मिथुन राशि है तो यहाँ पे कितने अंश हैं? 10 अंश। तो इसको प्रथम में लिखेंगे या दूसरे में लिखेंगे? मतलब लग्न जो होगा आपका कहाँ मिल रहा है? 10, 15, 20। प्रथम, फर्स्ट। अभी भी वही गलती कर रहे हैं। सेकंड में ये 15-20 क्या है? यहाँ पे ये स्थिति नहीं है। यदि ये स्थिति होती तब जरूर आप इसको प्रथम में लिखते, मतलब उसके आगे ग्रह अथवा वो लग्न का मान किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तो 15 कला और 20 निकला तो ज्यादा जा चुका है ना उस अंश से, 10 अंश से। तो मतलब कौन सी में गया? द्वितीय दृष्टांत, द्वितीय। कंडीशन क्या बता रहा है? पंचम, मतलब ये राशि कौन सी है? दूसरी राशि राशि, कौन सी? सम राशि नहीं, सॉरी सम नहीं, मतलब मिथुन। ये लग्न की जो आप बात कर रहे थे ये पूरी राशि कौन सी? विषम राशि। किस राशि का लग्न आया था आपके पास पहले? मिथुन लग्न आया था ना, तो मतलब इसका पूरा जो मान है वो मिथुन है। तो और यहाँ पे दृष्टांत कुंडली बनाने के लिए आपको वो कहाँ प्राप्त हुआ से उसका? दूसरे में हुआ। और दूसरे में क्या बोल रहा है कि उस राशि से 5वीं राशि का दृष्टांत हो, है ना। उस राशि से 5वीं राशि, अब मिथुन से गिनना है, मिथुन से, ठीक है। मिथुन से 5 गिनने कितना होगा? तुला, मिथुन, तुला, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ठीक है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। तो यहाँ पे जो लग्न आएगा, देखिए लग्न से हम दृष्टांत कुंडली का क्या कर रहे हैं? लग्न का निर्धारण कर रहे हैं। यहाँ पे जो लग्न आएगा वो कौन सा लग्न हो जाएगा? दृष्टांत कुंडली तुला लग्न हो जाएगा। और आगे के राशि आप इसी तरह इसको ध्यान रख सकते हैं। अब जो आपके ग्रह हैं, ग्रह आपने एक बार स्पष्ट कर लिए हैं, अब उन्हीं के आधार पे आपको यहाँ भी दृष्टांत के नियम से, दृष्टांत के नियम से यहाँ भी आप ग्रह को रख सकते हैं, ग्रह का स्थापन कर सकते हैं। तो ये भी आपके ग्रह स्थापन में ही गिना है। लेकिन ये ग्रह स्थापन कहाँ पे हो रहा है? आपकी दृष्टांत कुंडली में। और उसका नियम जो है वो ये है, प्रथम पंच नवम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, ठीक है। तो षड्वर्ग में 3 वर्ग आपके हो चुके हैं, अब बचा है नवमांश, द्वादशांश और त्रिंशांश। तो इसको हम कल करेंगे। लेकिन जो आपके लिए जो उदाहरण दिए हैं, मतलब कार्य दिया है उसको करने का प्रयास कीजिएगा। और ये भी प्रयास कीजिएगा कि दृष्टांत कुंडली में हम उसको क्या कर सकते हैं, दृष्टांत कुंडली तक हम ग्रहों को स्थापन कर सकें। इसमें एक और विषय बताना चाहिए कि आपके जो अभी षड्वर्ग की बात की, तो षड्वर्ग में किस वर्ग से क्या विचार करते हैं? पता है आपको किसी को? क्या बोल रहे हैं सर? सुनाई नहीं दे रहा है। आपका जो षड्वर्ग बना है, ये जो वर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दृष्टांत, नवमांश, द्वादशांश, त्रिंशांश, तो इसमें किस वर्ग से क्या विचार करते हैं? मतलब हमें इन कुंडली को बनाने की आवश्यकता क्या कर रही है, इनका प्रयोजन क्या है?
ये ये आपने बताया था सर, सूक्ष्मता से विचार करने। हाँ, मतलब उसके सूक्ष्म फल के अध्ययन, ये इसको साफ कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकता है कोई, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं? ले लिया गुरुजी। हाँ, ठीक, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। बाकी 2 फोटो मैं आपको शेयर कर, यहाँ पे देखिए, ये जो उनका विचार क्या करना है, मतलब आपको जब सूक्ष्मता से फल को देखना है तो लग्न का जो विचार है, लग्न कुंडली से, वैसे तो आप बहुत सारे विषयों का विचार कर सकते हैं लग्न कुंडली से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं, तो हो रहा है कि यहाँ पे आप उसके शरीर का विचार कर रहे हैं, है ना। शरीर से संबंधित जितना आपका विषय रहता है वो सब आप लग्न से निर्धारित करते हैं। होरा कुंडली जो है उससे आप धन धान्य का विचार करते हैं, ठीक है। द्रेष्टान कुंडली जो है उससे भ्रातृ सुख यानी भाई के सुख का विचार करते हैं। भाई के विषय में आपको यदि सूक्ष्मता से अध्ययन करना है, फल का विचार करना है, तो आप द्रेष्टान कुंडली का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पे आप उसका फल को जानेंगे। नवमांश बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये ज्योतिष शास्त्र का, नवमांश साधन अथवा नवमांश, तो इससे आप विचार करते हैं स्त्री विचार, है ना, या पत्नी के लिए विचार करते हैं, अथवा जो कोई जातक है, यदि कोई स्त्री जातक है तो उसके लिए पति का विचार करते हैं, पुरुष जातक है तो उसके लिए पत्नी का विचार करते हैं नवमांश से, ठीक है। और उसके बाद द्वादशांश से आप विचार करते हैं माता पिता का, ठीक है। माता पिता के स्वास्थ्य का विचार, माता पिता के जीवन आयु इत्यादि का विचार, माता पिता के संबंधित जितने भी विषय हैं उनका विचार आप करते हैं द्वादशांश कुंडली से, ठीक है। और अंत में है आपका त्रिशांश, तो त्रिशांश से आप करते हैं अरिष्ट का विचार। अब ये अरिष्ट क्या होता है? अरिष्ट विचार मतलब वैसे तो आप लग्न कुंडली से देख ही लेते हैं कि बहुत सारे विषय आप देख लेते हैं कि कब शुभ समय है, कब अशुभ समय है, लेकिन पर्टिकुलर आपको उसके लिए विशेष जानना है, उसके लिए विशेष कुंडली बनाई जाती है और उसमें जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके आधार पे आप उसके जातक के अरिष्ट का विचार करते हैं, उसके अशुभता मतलब उसके जीवन में कब कब अरिष्ट होगा उसका विचार करते हैं और उसको जान करके आप अरिष्ट दोष को दूर करने के लिए उसके संबंधित उपाय इत्यादि करते हैं। तो ये षड वर्ग है, ठीक है। तो षड वर्ग में क्या क्या विचार होता है कि आपके सामने, तो जानने के लिए आप कोई भी कुंडली जिसका आपको का प्रयोजन है उस कुंडली का आप निर्माण कर सकते हैं, उसका फल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज 3 विषय हम पढ़ चुके हैं। कल के लिए विषय रहेगा हमारा नवमांश, द्वादशांश और त्रिशांश। क्लियर? अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं बता सकते हैं, 2 मिनट में बात कर सकते हैं। सर कल का होमवर्क रिपीट करेंगे क्या? जी, कल का होमवर्क जो दिया था आप रिपीट करेंगे? कल दिया था नहीं, आज जो दिया है आपने अभी बोला था वो मिस कर गई मैं, वो होमवर्क रिपीट करेंगे। कल क्या करना है हमको? देखिए वो आपने जो ग्रहों का जब हमने लग्न कुंडली में, है ना, प्रथम बार जब हमने लग्न कुंडली बनाई थी उसमें लग्न का जो स्थापन किया था और उसमें ग्रहों का स्थापन किया था, जैसे सूर्य को हमने कुंभ राशि में रखा, बुध को हमने मकर राशि में रखा, तो अन्य ग्रह जो हैं तो उसके आधार पे आप ग्रहों का स्थापन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सी कुंडली बनाई? होरा कुंडली, तो उन्हीं ग्रहों को होरा कुंडली में भी आपको रखना है। उसके बाद दृष्टांत कुंडली बनाई, तो दृष्टांत कुंडली में आपको उन्हीं ग्रहों को वो जो मान आपको दिए हैं ग्रहों के उनके आधार पे आपको करना है। अच्छा, क्योंकि जैसे आपका एक कुंडली में अथवा किसी की भी कुंडली में एक ही लग्न होता है ना, जन्म कुंडली में एक ही जन्म कुंडली अथवा एक ही लग्न, और उसी लग्न के आधार पे आप षड वर्ग, 10 वर्ग, षोडश वर्ग, सप्त वर्ग इत्यादि कुंडलियां आप बनाते चले जाते हैं। तो उसमें मूल आधार जो रहता है वो आपका लग्न ही होता है, इसलिए हम वही लग्न का मान रखेंगे,
और उसी के आधार पे आप आगे के जो षडवर्ग है सप्तवर्ग है, तो षडवर्ग तक हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सप्तवर्ग 10 वर्ग अथवा 16 वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी रीति जो है जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो स्वयं से व्यास उसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ जी। हाँ, कोई और प्रश्न? ठीक है, तो इसको आप प्रयास कीजिए, और होता है नहीं होता है तो उसके लिए बिल्कुल भी इसमें संकोच करने की वो आपको आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है ना, कि हम पूछेंगे तो कैसा होगा क्या होगा, है ना। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। इसको अभी रिकॉर्डिंग से बारे में ले रहा हूँ, तो इसमें किसी भी तरह का आप प्रश्न कर सकते हैं। आप परिचय सीखने आए हैं तो उस दृष्टि में आपको प्रश्न करने हैं, क्योंकि जब तक कक्षा में प्रश्न नहीं होंगे तो हम ये मान सकते हैं कि मतलब जो एक तरफा संप्रेषण ही इसको मान सकते हैं। तो ऐसा भी ना हो, एक तरफा संप्रेषण हो, व्याख्या में भी हो, तो कम से कम दोनों तरफ से जब प्रश्न चलते हैं तो एक नई चीज कम से कम आप सीख पाएंगे। और हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न आपका हो सकता है जो हमें चिंतन जिसका हम भी कर सकते हैं, तो जरूर आप इस पे चिंतन कीजिए, पढ़िए, और कल जो भी होगा उसके लिए प्रश्न भी आप अपने तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कल लग्न के जो मान आपने बताए थे एक बार, वो अगर आपने फोटो उसका खींचा हो तो वो बता दीजिए। किसका? बोर्ड पे लग्न के मान जो बोर्ड पे लिखे थे दिख नहीं रहे थे उस समय स्पष्ट। हाँ, मैं उसको फोटो खींचा है मैंने, शायद उसको भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में अभी शेयर कर क्लास। धन्यवाद सर। हाँ जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल समय से जुड़ते रहिए, और कल समय से मिलते हैं 7 बजे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।